अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज के दिन की दो बड़ी खबरें हैं। इससे पहले कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जिस कदर तेज़ी से समाअत कर रही थी और जिस तेज़ी से अहकामात आ रहे थे, तो यूँ लगता था कि जल्दी तौहीन अदालत की तलवार किसी न किसी का सर ले उड़ेगी, कोई ना कोई रुखसत होकर घर जाएगा और इसमें ज़्यादातर खदशात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर किए जा रहे थे, जिस पर पार्लियामेंट की तरफ से भी एक जवाब आ रहा था। और ये जवाब कोई लगा बंदा नहीं था, मुबहम नहीं था, ये एक वाज़े सुप्रीम कोर्ट की जानिब पैगाम था कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो हम भी बाजू रखते हैं। और इस सिलसिले में एक बिल बनाकर सदर ममलिकत को भी भेजा गया, जो कि अब दोबारा पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है और एक बार फिर सदर साहब की टेबल पर मुंतज़र है मंजूरी के लिए। उसकी तरफ हम बात करेंगे क्योंकि दूसरी बड़ी खबर उसी से रिलेटेड है। जो पहली बड़ी खबर है वो ये कि पंजाब इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पेशरफ्त की है और उनका कहना है कि तौहीन अदालत से बड़ा मामला पंजाब का इलेक्शन है। सो मेरा ख्याल है टकराव की तरफ अदालत जाने का इरादा नहीं रखती और इसमें अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी ख़जाना सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिए गए हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि कल जब दो सुप्रीम कोर्ट के बड़ों की आपस में मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जस्टिस काजी फायजीसा साहब से मिले उनकी चैम्बर में और 40 मिनट से ज़ायद इसका दौरानिया बताया जा रहा है। तो ऐसे लगा कि जो मामलात हैं, इससे पहले बेंचेस की तश्कील से भी लग रहा था कि शायद चीफ जस्टिस साहब मुस्तैद हैं कि वो हाउस इन ऑर्डर कर लेंगे। और जब काजी फायजीसा साहब से मुलाकात होगी तो लगा कि ऑल इज़ वेल नाउ। और इसी तरफ राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ इशारा करते हमें दिखाई दिए। राना साहब को तो अच्छा फील हो रहा है और सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि ज़ाहिर है जब मुलाकात होती है और आपस में बैठ कर बात होती है तो इख्तलाफात दूर होते हैं, डायलॉग मेज़ पर होता है और उसी से तनाज़ात को निपटाने में मदद मिलती है। लेकिन उसके बाद आज जो बड़ी खबर आई वो ये कि अभी जो कानून नहीं बना चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात से मुतालिक, उस पर एक 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कि कल ये समाअत भी करने जा रहा है। इस खबर को एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर इसलिए लिया जा रहा है कि इस बेंच की जो तश्कील है उससे वही इशारे मिल रहे हैं जिस हवाले से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रही है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए, हलचल पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जॉइंट सेशन के नूर चश्म अतर काज़मी और राना मुबशिर साहब एक दूसरे के साथ बैठे हैं और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आईनी और कानूनी माहिर साबिक़ एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं नसीरुद्दीन खान नैयर साहब। नैयर साहब, अगर क्विकली आप हमें बता सकें, एक तो ये कि कानून नहीं बना लेकिन ये 8 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है, कानून बनने से पहले इस पर समाअत मुमकिन है? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो डिसमिस कर दी थी इस हवाले से पिटिशन। मैं इतना सुप्रीम कोर्ट को मशवरा तो नहीं दे सकता, अगर तवक्कुफ़ से काम लेते तो बेहतर था, चूँकि इसने ऑटोमेटिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाना था। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब एक बार आर्टिकल 75 के तहत इस बिल को वापस भिजवा चुके थे और पार्लियामेंट ने एक जॉइंट सेशन में मेजॉरिटी के साथ उसको पास कर लिया था। अब इसका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनना और लॉ बनना लाजमी था, सिर्फ प्रेसिडेंसी तक जाना था। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर ली है, नोटिस ले लिया है, अब ये कल इस पे मेंटेनेबिलिटी पे भी शायद बात हो और दूसरी बातें भी हो। एक बात जहाँ इशारे हो रहे थे, जहाँ रिजर्वेशंस हैं, वो तो सीनियर मोस्ट दो जज साहबान इस बेंच में भी नहीं हैं। और चूँकि इस लॉ पे सबसे ज़्यादा तनकीद चीफ जस्टिस के आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशनरी पावर्स पर है, बेहतर था कि वो भी ना बेंच में होते और ये 7 रुकनी बेंच भी होता तो ठीक था। अगर टॉप 3 जजेस इसमें ना होते, 2 नहीं हैं, क्योंकि ये उन्हीं को एक से इख्तियारात लेके तकसीम किए जा रहे थे, दूसरों को तफवीज़ किए जा रहे थे। बहरहाल किसी तो जज साहब चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक है, वो इसको हेड कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। वैसे ये उनकी स्वाबदीद है, चाहे तो रिक्यूज़ करे चाहे ना करे, कोई बार नहीं है। मैंने इसलिए इशारतन कहा है कि चूँकि उनके इख्तियारात के बारे में था, एक मौजूनियत का हम सुप्रीम कोर्ट को मशवरा नहीं दे सकते, ये वो बेहतर जज हैं। ये बात किसी फ्रीक की तरफ से जब आएगी सामने तो फिर वो इस बात को देखने के मजाज है। अभी से क्या सराइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही माहौल बहुत कशीदा है और एक से बढ़ के एक कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, जैसे आज़ाद कश्मीर में हो गया। ये ख़बर काफ़ी दिनों से गर्दिश में थी कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर टारगेट पर है, उन्होंने भी एक लूज़ बॉल खेला और विकेट गंवा दी जी। ये हमारी सियासत में गैर मुख्तात रवैये, ठीक है, बस अब किसी के कंट्रोल में नहीं लगता है। हर आदमी एक दूसरे से बढ़ के बात करना चाहता है, फिर उसमें कभी हार कभी जीत। लेकिन ये इनके जाने की बातें काफ़ी दिनों से गर्दिश में थी।
अगरचे ये अदालती अमल के ज़रिए अपने ओहदा से महरूम हुए हैं। बहरहाल अब भी दोबारा इंतखाब होगा, देखते हैं कौन गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, उसमें तो राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। 32 मेंबर्स थे, इनके 20 उनके थे। 2 सीट, 1 सीट ये शॉर्ट हो गई। पहले भी ये पीटीआई के नॉमिनी के तौर पे इलेक्ट नहीं हुए थे, क्यूम नियाजी साहब पहले इलेक्ट हुए थे। इन्होंने उससे उन्हें आउट मैनूवर किया था पार्टी के अंदर भी और हाउस में भी। अब ये कोई कितनी पोजीशन हाउस में रिटेन करते हैं, बिकॉज इज नो मोर मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, वो तो जाहिर है सियासत रुख बदलेगी वहां की, और उसके बाद देखेंगे कि राब्तों के नतीजे में क्या नतीजा निकलता है। वहां पर भी जाहिर है एक बसात बिछ चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम 8-7 की तरफ आते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और अतर आज ये जो बड़ा एक सामने आया बेंच की तश्कील के हवाले से फैसला, जो कि वो समाअत करने जा रहा है, जो ऑलरेडी बहुत मुतनाज़ है वो उस बिल के ऊपर। एक तो इसको टेकअप करना एक सवालिया निशान है, और दूसरा ये कि इस नौइयत का बेंच तश्कील देना जिधर फिंगर पॉइंट करती है इस वक्त की हुकूमत। आपके ख्याल में ये वाज़ेह इशारा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हाउस इन ऑर्डर नहीं है, कोशिशें या बेंचेस की तश्कील की स्कीम कोई रंग नहीं ला सकी? देखें, किस बुनियाद के ऊपर ये लोग एतराज़ करते हैं। अगर आप इस हुकूमत का अपना कंडक्ट देख लें, अगर आप वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने एक लार्जर बेंच बनाया है जिसमें 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं और वो चीफ जस्टिस साहब भी उसमें हैं, तो ये कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब उसमें क्यों हैं, ये एतराज़ उठाया जा सकता है, या दीगर जज साहिबान के हवाले से एतराज़ उठाया जा सकता है। लेकिन इस हुकूमत का अपना क्या कंडक्ट है? इन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से इस पार्लियामेंट के अंदर वो कानून साजी की जो सिर्फ इन लोगों की ज़ात तक महदूद थी। नैब के कानून में तरमीम की, नैब के कानून में तरमीम करके इन सब ने उसमें मुतअद्दिद दोस्तों ने उसमें रिलीफ लिया मुकदमात में। वहां पे तो इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आया। अब अगर चीफ जस्टिस साहब ये सुन रहे हैं तो उसमें इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। ऐसी बात नहीं है। देखें जी, वहां पे फैसला होना है आइन और कानून के मुताबिक, और वहां पे जो मेजॉरिटी जजेस होंगे जो उनका फैसला होगा वो फैसला तस्लीम किया जाएगा। किसी एक जज का फैसला तो नहीं माना जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये इतराज बिला जवाज है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए कि इनके पास और कुछ है नहीं है। इस वक्त बेचने के लिए है क्या इनके पास? ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो कंटेनरों की ऑपोजिशन करते हैं, वो दोबारा कंटेनर पे चढ़ जाए। पर आयशा हुआ ये है कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत इतनी खौफजदा है, इतनी इनसिक्योर है कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि कंटेनरों के ऊपर ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाई रखा, कभी ये लाहौर में कंटेनर लगा देते हैं, कभी किस जगह पे कंटेनर लगा देते हैं। कोई सियासी एक्टिविटी आप नहीं होने देते, इलेक्शंस आप नहीं होने देते। आज अमरीकी सेनेटर्स जो हैं वो अपने वजीर खारजा को खत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो रहे, जमहूरियत पामाल हो रही है, इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है और ये हुकूमत यहाँ पे इनका पार्लियामेंट में जश्न मना रही है। खुदारा आंखें खोलें और देखें, इस खौफ से बाहर निकलें। कंटेनर लगा के अगर आप हुकूमत चलाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी सब्जियों के कंटेनर हमारी शिपिंग पोर्ट्स पे फंसे होंगे। मईशत उस हालत में पहुंच चुकी है। अगर आज आपने कुछ डिलीवर किया होता 8-9 महीनों में, तो यकीन कीजिए आपको ना अदालत का खौफ होता, और जो सबसे बड़ी अदालत है अवामी अदालत, आज आप भाग के वहां पे जा रहे होते और वोट लेके दोबारा आते। लेकिन आज आप वहां से क्यों खौफजदा हैं? उसकी वजह आपकी अपनी परफॉर्मेंस है। हाँ, परफॉर्मेंस का ही खौफ है कि इलेक्शंस में जाने से इज्तनाब किया जा रहा है। ये बात तो सबको नज़र आ रही है, लेकिन शुतुरमुर्ग ने ज़ाहिर है रेत में अपना सर छुपाना है। अभी तक के रवैये से तो यही लग रहा है। लेकिन जनरल साहब, जस्टिस ईसा जब पार्लियामेंट में गए तो इट वाज टेकन इन बैड टेस्ट। हालांकि उसकी वजूहत दूसरी थी। फिर काजी फायज़ी साहब की जानिब से एक एक्सप्लेनेशन भी आई, पता नहीं अब वो किस हद तक एक्सेप्टेबल है या नहीं, लेकिन तनकीद का निशाना पीटीआई ट्रोल्स की जानिब से उन्हें अभी बनाया जा रहा है। टॉप ट्रेंड भी वो रहे ट्विटर के ऊपर। जैसे वो इकदाम जो था उससे इज्तनाब किया जा सकता था इस कदर पोलराइज माहौल में। आपके ख्याल में इस तरह का बेंच तश्कील देना भी तकसीम को मजीद वाज़े और गहरा नहीं करेगा? देखिए, एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि अंदरूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी हालात हैं वो तो हैं, हम सारे इस पर क्या भी कर रहे हैं, कुछ उसके इशारे भी इतने पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ये कुछ सुप्रीम पॉलिटिकल एरिना नहीं है। ये सुप्रीम जो है ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है ये जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अदालतों में इफ़हाम व तफ़हीम से काम नहीं होते। अदालतों में आइन और कानून के तहत फैसले होते हैं। अगर 3 जजेस बैठे हुए हैं, 4 जजेस बैठे हुए हैं, 5 बैठे हुए हैं, तो जो जज भी फैसले करेगा वो फैसला इसलिए करेगा कि वो कानून आइन के मुताबिक ये समझता है कि ये उसका नुक्ता नज़र वो ठीक है।
और उसके मुताबिक वो या तो एग्री कर जाएगा मेजोरिटी फैसले से, अपना एक वो इख्तिलाफी नोट लिख देगा। तो इख्तिलाफी नोट तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जब से बनी है हजारहा होंगे इसमें। तो जो काजी फाइजा साहब जो बार बार अपने इख्तिलाफी नोट लेते हैं, दूसरे जो तरमीना साहब अल्लाह ताला, मैं दोनों माशाल्लाह बहुत मज़ीद जज हैं हमारे, कि ये बार बार उसको पब्लिक क्यों कर रहे हैं ये लोग इसमें, और क्या वजह है कि ये लोग बार बार यही लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं कि ये अदालत की जो तश्कील है वो ठीक नहीं है। जो 8 जजेस हैं वो कहीं बाहर से तो नहीं आए हुए ना, इसी पाकिस्तान के जो तरीकाकार है जो इंतहाई गलत है उसके मुताबिक इस लट होकर पहुंचे ना वहां पर। वो इस काबिल नहीं है इसके भाई वो फैसले कर सके। तो क्या फर्क है जज ए में, जज बी में, जज सी में? मसला ये है देखिए आयशा कि हमारे जो सिस्टम है, और ये 18वीं 19वीं तरमीम जो बार बार मैं कह चुका हूं, हमने अपने जुडिशरी को जानबूझकर देखते हुए खुली आंखों से पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि कुछ जज एक खास नुक्ता नजर को हामी होंगे, दूसरे उस नुक्ता नजर के हामी नहीं होंगे। और ये तकसीम आयशा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है, ये अमेरिका में भी है। अमेरिका की सुप्रीम जुडिशल जो कोर्ट है वहां पर भी सियासी तौर पर लोग डिवाइडेड हैं, कोई कंजर्वेटिव हैं, कोई रिपब्लिकन के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, कोई। तो ये चीज इतनी परेशान कुन नहीं है हमारे लिए। बड़े परेशान कुन ये है जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ये कहें कि वहां पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट तो मुज़ाकरात की जगह नहीं है। मुज़ाकरात तो सियासतदान करते हैं, जज तो अपने फैसलों से बोलते हैं। तो हमें नंबर एक इस पे जो नुक्ताचीनी हो रही है हमें इसको समझना चाहिए कि नुक्ताचीनी का फायदा किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, मकसद क्या है हमारा इसका। अगर मकसद हमारा ये है कि ओलिगार्की जो सारी दुनिया की हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, वो चाहते हैं कि फैसले भी हमारे से लिखवाए जाएं, फिर तो जो वो कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो ठीक है ये। वरना अगर आप इन आइसोलेशन, अगर आप बिल्कुल इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस पाकिस्तान की इन्हीं जो तरीकाकार के मुताबिक पहुंचे हैं, सब काबिल हैं, जो भी हमारा मायार उसके मुताबिक है ना वहां पे। ठीक है। तो अगर वो 8 बैठ के फैसला कर रहे हैं तो 8 में इन लोगों को क्यों मसला है? क्या वो 8 इन लोगों ने सही सिलेक्ट कर नहीं भेजे? वो इसमें ये आता है ना, जनरल साहब के 22 फरवरी को जब इन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया उसमें 4 इख्तिलाफी नोट आ गए। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब इतने मोहतात हुए कि उन्होंने कहा ये बखेड़ा ही एक ही बार निपटा दो, कोई ऐसा रफड़। ठीक है ना, उन्होंने देखिए इख्तिलाफी नोट मसला नहीं है, इख्तिलाफी नोट जिस तरीके से सियासी तौर पर इस्तेमाल हुए वो मसला है। ठीक है, इख्तिलाफी नोट तो सारे जज लिखते हैं। हाँ ठीक है, जज माशाल्लाह अपनी ओपिनियन रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने राय रखते हैं। वो पब्लिक होना, इस तरीके से उसका तमाशा बनना और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये जो है मेरे दिल में शक भी डालता है। ठीक है, इसने गंद भी किया है और इससे ये महसूस होता है कि जो हमारी हुकूमत है वो चाहती है कि खास किस्म के जज बैठे, खास किस्म की बात करें, खास किस्म का फैसला करें तो उसको मंजूर होगा, वरना मंजूर नहीं होगा। और जस्टिस पे तैयार नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूं। ठीक है, ये तो देखिए ना अबराना साहब, इसमें जब ये हुआ ना कि पहले बेंचेस मिक्स एंड मैच करके बनाए गए, यानी कि जहां हम ख्याल नहीं थे वो फिर हमने देखा कि एक जज साहब दूसरे जज साहब के साथ बैठे, जिसके हवाले से कहा जाता है कि थोड़ा सा वहां पे डिफ्लेक्शन है। वो बेंचेस नए बने, उससे लगा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि हाउस इन ऑर्डर हो। फिर कल जो मुलाकात हुई उससे भी लगा कि सेटल हो जाएंगे सारे मामले। लेकिन ये जो आज लार्जर बेंच बना, एक तो ये कि इसमें वो सारे जिनको हम ख्याल जज तस्वुर किया जाता है वो सारे इसमें आ गए। फिर जो इसका रोस्टर जारी हुआ, इसके ऊपर जो सिग्नेचर्स हैं वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के, जिनके हवाले से काजी फायजीसा साहब जो हैं वो फरमा चुके हैं कि उनको हटा दिया जाए, और कैबिनेट बाकायदा उन पर उन्हें वापस बुला चुकी है, खिदमात उनकी वापस ले चुकी है। चीफ जस्टिस साहब बेंच तश्कील दे रहे हैं, रजिस्ट्रार उसके ऊपर साइन कर रहे हैं, यानी ये तो बेंच की तश्कील से ही हमें फैसला भी आज पता चल गया आपके ख्याल में कि जो बिल है या जो अभी एक्ट नहीं बना, दैट इज रिजेक्टेड। देखिए वही बात होगी जो मैं पहले बार बार कह रहा हूँ, अखबारें, टीवी और ये जो है ना ये चीज़ सोशल मीडिया, इससे अगर ये सब लोग दूर रहे तो मेरे ख्याल में फैसले करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये सारी सिचुएशन आज यहाँ तक पहुंची क्यों है, इसको जरा जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में जो पीडीएम वाले हैं ना, जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो उस वक्त तो इनके अंदर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की राय थी वो ये थी जनाब के तुसी इमरान खान नू हटाओ ते जनाब जाके हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जनाब केयर टेकर सेटअप ले आके ते इलेक्शन करा दो। अच्छा वो तो हुआ नहीं। उस वक्त तो इन्होंने कहा जनाब जो कुछ भी है इधर यहाँ पे जनाब ये निकल आया बाहर इमरान खान, इसने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है तो ये अपना शौक पूरा कर ले, असि नहीं कराते इलेक्शन।
नाउ द सिचुएशन है, उसके अलावा भी एक सिचुएशन बनी। वो सिचुएशन क्या थी? वो सिचुएशन ये थी कि पीडीएम वालों को मुल्क के अंदर से नहीं, मुल्क के बाहर से एश्योरेंस दी गई थी। एंड द एश्योरेंस वाज कि वंस दे आर इन पावर, वहां पे उनको उनके लिए स्मूथ सेलिंग का माहौल पैदा किया जाएगा। अच्छा। वो स्मूथ सेलिंग का माहौल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि साइमल्टेनियसली पीडीएम वालों ने कुछ मुश्किल फैसले भी करने थे और उनको स्मूथ सेलिंग के लिए एक एनवायरनमेंट भी मिलनी थी, जो कि नहीं मिली। और वो जो असिस्टेंस मिलनी थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी थी, या और इनके लिए साय ऑफ रिलीफ जो आ सकता था, जो ब्रीदिंग स्पेस मिलनी थी, वो इन्हें नहीं मिली। और वहां पे आके ये लोग फंस गए। नाउ ये जो आज जो सिचुएशन बनी हुई है कि जनाब इलेक्शन ना हो, किस तरीके से हो, किस तरीके से ना हो, कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरीके से अपना टेन्योर स्ट्रेच किया जाए। वो इस सिचुएशन में इनको लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है, जो एश्योरेंसेस पूरी नहीं हुई उस वजह से। कुछ अर्सा पहले, ये बहुत बड़ी एक खबर दे रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं कहता भी रहा हूं आपको, और आप लोग मुझे कहते रहे कि जी मैं डराना रहना तानू। मैं डरा नहीं रहा था, मैं कोई ड्रैकुला तो नहीं है, लेकिन मैं एनीवेज मैं आप लोगों को बता रहा था कि जी इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन सकती है, इमरजेंसी लग सकती है। और मेरा ख्याल ये है, मेरा जाती ख्याल है ये, कि आज भी इमरजेंसी लग सकती है। कुछ अरसे के लिए डिले जरूर हुई है, लेकिन वो इमरजेंसी लग सकती है। बट दिस टाइम द मॉडस ऑपरेंडी वुड बी डिफरेंट। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। मैं तो अपनी एक राह दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ आपके सामने, मैं इंफॉर्मेशन ना, मैं तो यहाँ पे मतलब कि एनालिसिस कर रहा हूँ। और वो ये है, नैयर साहब ना बोलो ना बिच, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनाब यहाँ पे हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से इन द डेज टू कम जो इमरजेंसी डिले हुई है, वो आगे जाके कुछ अरसे के बाद शायद लग भी सकती है, अगर हालात इसी तरह रहे। और ये कशीदगी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ये इसी तरह रही तो हो सकता है कि इमरजेंसी लग जाए। अब वो इमरजेंसी सूट नहीं करती किसी को, ठीक है। अभी जो डिले हुई थी, आप पूछ सकती है मेरे से कि जी इमरजेंसी डिले क्यों हुई एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। वो आप उसकी भी वजूहात है उसकी वजह से, लेकिन एक वजह ये थी कि उन्होंने जो करता धरता लोग हैं, उन्होंने कहा जी थोड़ा जिहा ठहर जाओ, देख लो, शायद चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर जनाब उसके बाद देख लेंगे। अगर हो जाती है ठीक तो ठीक है, नहीं तो फिर जो कुछ भी है करना है वो कर लीजिएगा। नाउ मैं ये कहूंगा आज कि डिले हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ, उसकी सोच खत्म नहीं हुई, और हो सकता है कि इस बार जो कुछ भी हो वो अदालतों के थ्रू। ओके, सो द ग्लव्स आर ऑफ आपके मुताबिक भी, लेकिन ये सब ब्रेक पर जाने से पहले की सूरत क्या होगी, क्या रास्ता होगा? नहीं, मैं नहीं प्रिडिक्ट करता। नहीं, आप रास्ता बता दें एक्चुअली कि कैसे होगा, ये ना प्रिडिक्ट करें कि लगनी कि नहीं। रास्ता तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर इस हमले से एडवाइस करेंगे, या गवर्नर इधर से लिखेगा, रिपोर्ट लिखेगा, ओके, और उसकी बुनियाद पे होगा। लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पंजाब में इन ऑर्डर, ओके, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इन ऑर्डर है। हाँ, अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट ज़्यादा लंबा चलती है तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर का हो। अभी ना इतनी बदअमनी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, जो प्री रेक्विजिट्स हैं प्रॉमिस में इमरजेंसी के, मेरे ख्याल में अभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहले देखा जाएगा कि हालात क्या होते हैं और फैसले क्या आते हैं। राणा साहब की ये बात बड़ी अहम है कि आपकी बात जो होगा वो अदालतों से होगा। जी कमेंट प्लीज, अतर का कमेंट ऐड करें। अतर क्या कह रहे थे? जी अतर। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राणा साहब, नैयर साहब ने जिस तरह फरमाया कि इतने हालात खराब नहीं है, तो राणा साहब जो हर रोज हमारा आधा किलो खून खुश करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? राणा साहब कह रहे थे मैं ड्रैकुला नहीं हूँ, लेकिन राणा साहब को सिर्फ एक मास्क लगाने की देर है। राणा साहब के बाकी लवाजमात पूरे हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, तो बात करेंगे इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, और ये मुफ्ती सईद साहब की अचानक एंट्री और इस हवाले से एक केस ये क्या जाहिर करता है, उनकी पहली मुश्किलात कहाँ तक पहुंची। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वेलकम बैक टू द शो। पंजाब के इलेक्शन को लेकर सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी तवक्कुआत भी सुप्रीम कोर्ट से ही वाबस्ता हैं। यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब बहुत दबाव डाल रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और इन अ वे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दे रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं वो सुनेंगे। या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी, और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती।
अच्छा, इसमें नैयर साहब हमने देखा कि आज एक्सपेक्ट जैसा कि किया जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी ना किसी को कंटेम्प्ट में कोई ना कोई नोटिस जारी किया जाए, लेकिन उसमें जो बुलाए गए हैं वो अटॉर्नी जनरल है, गवर्नर स्टेट बैंक है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, सेक्रेटरी ख़जाना है। सेक्रेटरी ख़जाना अगरचे अमेरिका विजिट पे है, लेकिन वो एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ पेश हो सकते हैं। मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि तवक्कुआत के बरक्स किसी भी सियासी फरीक को इसमें नोटिस जारी नहीं किया गया, तो क्या पॉलिसी लगती है आपको अदालत में इस मामले पर? नहीं, एक तो मैं पहले बात की वजाहत कर दूं, पिछले टॉपिक पे भी हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को प्री जज नहीं करना चाहिए और कोई प्रीएम्प्टिव कमेंट नहीं देना चाहिए। जो कार्रवाई है ईसीपी के लेटर पे हुई है वो चैम्बर में हुई है, कोर्ट में जुडिशल साइड पे अभी नहीं हुई गालबन, और वो चैम्बर से ही उन्होंने नोटिस जारी फरमाए हैं और इन चैम्बर ही बुलाया है जिस चैम्बर का जो जजमेंट था उस चैम्बर ने कोर्ट होल्ड करके अभी किसी को नोटिस सर्व नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए बुलाया है फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, क्योंकि इसके दो हिस्से थे, एक फेडरल गवर्नमेंट को था फॉर प्रोविजन ऑफ फंड्स और एक दूसरे अदारे को था, दूसरे अदारों को था फॉर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। चूँकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा सुपरवाइजरी रोल प्ले कर रही है इसमें, कुछ लोगों को उस पर एतराज़ भी है, बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का अपने इख्तियार है। उन्होंने आज जो नोटिस जारी किया है वो सिर्फ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी फाइनेंस को किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने लेटर में लिखा है कि हमें फाइनेंस दस्तयाब नहीं है, जो ज़रूरत थी माली मुआवनत की वो वफाकी हुकूमत ने फराहम नहीं की। अभी इस हिस्सा को लेके सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया गया है। ऑब्वियसली सेक्रेटरी फाइनेंस कोई एक एक्सप्लेनेशन देंगे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी, फिर ये चीफ जस्टिस साहब मुनासिब ख्याल करें तो इसे जुडिशल साइड में प्लेस करके नोटिस भी जारी कर सकते हैं, शो कॉज नोटिस भी जारी हो सकता है और कंटेम्प्ट का स्टेटमेंट नोटिस भी जारी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जिस लबो लहजे में एक अभी सियासतदान है फवाद साहब, वो उनका लबो लहजा अपना है कि सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट, ऐसी कोई बात नहीं। सख्त कमेंट्स वो दे सकते हैं एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन अदारों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कई बार वायलेट हो जाते हैं और डिसोबीडियंस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट फुली एम्पावर्ड है अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स करवाने के लिए भी, और अगर कहीं समझते हैं कंटेम्प्ट का पहलू है तो माफ़ भी कर सकते हैं, सज़ा भी दे सकते हैं। माजी में दोनों मिसालें मौजूद हैं, लोगों को माफ़ी भी मिली, लोगों को सज़ा भी मिली। अब ये सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है कंटेम्प्ट पे किसी के खिलाफ। वही राना साहब कह चुके हैं कि 50-50 का मामला है। जरा नहीं सब क्विकली अगर आप बताएं 57(1) और 58 इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है, इलेक्शन कमीशन 57 क्लॉज 1 में उसमें था कि प्रेसिडेंट असेंबलीज के इलेक्शंस की डेट देगा इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं है, वो वही इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे जो कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव पावर्स नज़र आती थी। मेरी खुद अपनी राय है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए इस प्रोविजन को, और ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार हो या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हो। सिर्फ जो टाइम लिमिट है 90 डेज की वो होनी चाहिए, बाकी क्लॉज 2 में चले जाएं, सारी टाइम लाइन है। ठीक है, और अगर बाकी सारी टाइम लाइन क्लॉज 2 में 57 की में कि डिक्लेरेशन और लेके अपना नॉमिनेशन पेपर से लेके इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंसमेंट तक, कंसोलिडेशन तक, तो डेट भी उन्हें देनी चाहिए, लेकिन वो डेट कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई मियाद 60 डेज या 90 डेज के अंदर कलेक्शन प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहिए। अब ये पहले भी बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आया वो इसीलिए आया है कि प्रेसिडेंट डेट दे सकता है कि नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है जैसा इलेक्शन कमीशन चाह रहा है, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यानी इतलाक बमाजी? नहीं, बहुत मुश्किल है, प्रोस्पेक्टिव होगा। मामला बहुत आगे जा चुके हैं, वो मियाद गुजर चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हावी लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। ठीक है। कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हो सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी इंटेंट को या प्रोविजन को डिफीट करे या उसके ऑब्जेक्ट को डिफीट करे। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि टू होल्ड द इलेक्शंस इन 90 डेज इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। अब उसे ओवरराइड करने के लिए रास्ते नहीं निकाले जा सकते। हाँ, उसकी कंप्लायंस के लिए और उसे कैरी आउट करने के लिए तो लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन वो प्रेसिडेंट का यहाँ लफ्ज़ की जो मौजूदगी थी वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि क्या प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एडवाइस ऑफ कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर, यहाँ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि प्रेसिडेंट की एक सोल्ड एस्पिरेशन है जो कि और कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में कहीं नजर नहीं आती। ठीक है, तो इसे सुटेबली अमेंड किया जा सकता है। और अब इस वक्त जो डेट है वो तो सुप्रीम कोर्ट
के पास है सारी डेट्स कि जितना मांदा प्रोग्राम था अनफिनिश्ड, उन्होंने बाकी स्केड्यूल भी खुद से दिया है इलेक्शन अभी की मुहार सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, लेकिन नैयर साहब ये समझते हैं कि जो इब्हाम है तारीख देने के हवाले से वंस फॉर ऑल सेटल हो जाना चाहिए। इस मामले को हम यहाँ पर समेटते हैं और अब लेजिस्लेटिव करेक्शन में कोई हर्ज नहीं होता, पार्लियामेंट मजाज होनी चाहिए, बात नहीं। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हुए, अभी इतलाक बमाजी नहीं हो सकता इस मामले का, ये नैयर साहब ने कहा, लेकिन इख्तलाफ का इतलाक माजी पे हो रहा है, वो इमरान खान साहब के मामले में अतर हो रहा है। मुबैना बेटी का केस हो या अभी इद्दत के दौरान निकाह, अचानक ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब नमूदार होते हैं, अगरचे ये हमें इन्हें फैमिली निकाह इनका कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं ये केस क्या जाहिर करता है इसका एकदम सामने आना और दरख्वास्त गुजार का ये कहना कि अर्जेंट बुनियाद पर इसकी समाअत भी की जाए? जी, ये हमारी तरजीहात को करता है। बुनियादी तौर पे दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि हमारी तरजीहात क्या हैं। इस वक्त हमारा मुल्क किस नहज पे खड़ा हुआ है और इमरान खान के मुखालफिन की तरजीहात जो हैं वो कभी उसके निकाह पे आके ख़त्म होती हैं, कभी उसकी मुबैना बेटी के ऊपर। भाई आपने बात करनी है तो आप उनकी सियासत पे बात करें। देखें, ये अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो सियासत के अंदर मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनके मुखालफिन का सियासी बयानिया देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब या मजहबी इखलाकियात को इस्तेमाल करके इमरान खान को टारगेट करते हैं, फितना कहते हैं। कभी वो उनको ये कहेंगे कि ये यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, कभी वो ये कहेंगे कि खुदा न खास्ता उनका तो निकाह ही दुरुस्त नहीं हुआ, कभी वो ये कहेंगे कि ये खुदा न खास्ता गुस्ताख है। और ये इनके वुज़रा और मेंबरान कौमी असेंबली में खड़े होकर और सरकारी टीवी के बाहर बैठ कर इस किस्म की बातें करते हैं। और अब जो है वो कह रहे हैं कि अब खुदा न खास्ता जनाब उनका निकाह नहीं हुआ। तो देखें, ये एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है हमारी सियासत का। लेकिन ये कोई मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। जिस हुकूमत के पास रह जाए कि कुछ भी ना रह गया हो, ना उनकी सियासत बची है, ना उनकी इखलाकियात बच सकी हैं, ना वो आइन को बचा सकें, किसी सूरत में नहीं। कन्वेंशन करने से और एक दो बंदों को बुलाने से आप जमहूरियत पसंद नहीं हो जाते। आपकी जमहूरी जो रवायात होती हैं या आपका जो जमहूरी तर्ज अमल होता है वो आपके तौर तरीकों से पता चलता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़े भोंडे किस्म की कोशिश है जो भी कर रहा है। क्या इस वक्त हमारे मसाइल ऐसे हैं कि कल हम हर किसी का पूछेंगे कि जी उसका निकाह किस वक्त हुआ था या उसका किस वक्त हुआ था? इस हवाले से खातून अव्वल जो थी उस जमाने में, बुशरा बीबी ने एक इंटरव्यू के अंदर भी, एक टीवी चैनल के अंदर उन्होंने इसके ऊपर बात भी की थी और कहा था कि किस किस्म का ये झूठी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कि इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन नथिंग न्यू, बीबी शहीद के साथ जो कुछ होता रहा, जो लोग करते रहे, बड़े बड़े उसमें जय्यद सहाफ़ी भी शामिल थे, तो उसी किस्म का एक सिलसिला चल रहा है, तो चलता रहेगा। लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, इससे वोट नहीं मिलने किसी को भी, इन चीज़ों के ऊपर वोट कारकर्दगी पे मिलेंगे। बहुत खूब आपने कहा कि फिर उसके बाद तो सभी का माजी जो है जाएगा। लेकिन अलमिया, ये हमारी सियासत का यहाँ गिरावट के नए मयार कायम किए जाते हैं और इसी के गिर्द हमारी सारी सियासत घूम रही है और हम माजी से सबक सीखने पर अब भी तैयार नहीं है। आते हैं हम ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू द शो। राना साहब बार बार खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर फ़िरक़ैन एक दूसरे के साथ ना बैठे तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है और अभी तक उससे एहतराज़ बरता जा रहा है। अच्छा, इसमें सजेशन आ रहे हैं कि किस तरह से दोनों के दरमियान, यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। एक टिप आई है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, क्या सजेस्ट करें? जुम्मे वाला दिन बड़ा मुबारक होता है और ये अशरा भी बड़ा मुबारक है। जनरल साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान सऊदी अरब पहुँच चुका है और इबादात और मनाजात का ये वक्त चल रहा है, ताक़रातों का ये पूरा अशरा है। आपके ख्याल में पेशरफ्त इस तौर पर मुमकिन है या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? मेरा नहीं ख्याल ये बड़े सादा से ज़फ़रुल्लाह साहब ने बात कर दी है और इस किस्म की बात हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे बढ़ेगी। इसमें इसके लिए संजीदा एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि शरीफ खानदान का सऊदी अरब में होना, इसको ऐसे भी देखा जा रहा था कि शायद कोई गारंटर चाहिए, अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो किसी की जमानत चाहिए। हमें हर दफा देखिए सऊदी अरेबिया वाले पागल हैं बैठे हुए वहाँ पे, तो हर दफा हमारे उसमें कूद पड़ेंगे, पता लगता है बाद में हम कौन मसला खड़ा कर बैठ जाते हैं। फिर दूसरे वाशिर साहब की जो भी हैसियत है उनकी पार्टी में, हैसियत अगर आप देखिए पाकिस्तानी, तो वो एक पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट किया हुआ है ना उसको, वो कैसे जो सऊदी जो गवर्नमेंट है उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल देना शुरू कर देगी। तो वो पहले भी मैं कह रहा था नहीं होगा, अब भी नहीं हो रहा, ना होगा। सऊदी गवर्नमेंट इसमें नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सऊदी गवर्नमेंट? अब वो वक्त गुजर गया हुआ है। अब देखिए ना, सऊदी गवर्नमेंट किसको गारंटी दे सकती, किसकी गारंटी दे सकती है? सऊदी गवर्नमेंट यही कह सकती है कि आप काम नहीं करो, पैसे नहीं देंगे। पैसे तो पहले नहीं दे रहे हमें वो। तो बात यह है कि आप जब गारंटी देना चाहते हैं, कोई गारंटी देने वाले का कोई ऐसा तकड़ा उसके पास डंडा होना चाहिए
जो दोनों को बिठा के उनको बात मनवा भी सके। एग्रीमेंट हो जाए तो एक बात है, उसके आगे मनवाना भी है और आगे भी चलना है। और फिर ये एग्रीमेंट इतना सादा नहीं है। देखिए, हम इसको सादगी से आगे ना करें। इसमें इलेक्शन तो एक मरहला है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है, और इस मरहले को हमने तय करना है, जितनी जल्दी हो सके करें हम। लेकिन इसके बाद जो हालात है ना, मैं बार बार कह चुका हूँ कि इसके बाद भी तो है ना, आपकी इकोनॉमी है, आपकी सियासत ने चलना है, आपकी जो अदालत उस्मा को जो हमने बिगाड़ के रख दिया है, जिस तरीके से सब ने मिल मिला के, और मैं सब किस्म को कसूरवार समझता हूँ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप के साथ जो किया है, इस सबसे हमने बाहर निकलना है ना। कैसे निकलेंगे हम इसको? इसके लिए बड़ी संजीदा कोशिश की जरूरत है। सिर्फ अफ्तारी पे बात नहीं हो सकती है, और इसके लिए बाकायदा बैकग्राउंड में एक होमवर्क करने की जरूरत है। उसमें संजीदा आदमी चाहिए, वो जिनको समझ है, जिनको पाकिस्तान का दर्द है। इसमें वो लोग नहीं चाहिए जो बांट के बात शुरू कर दें, जिस तरीके से और बड़े अजीब किस्म के विजुअल आ रहे हैं। बदकिस्मती से देख रहा था मैं अगले दिन कि जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सरबराह के हमरा मरदी दाखिला के, जिसने रोकना है इन चीज़ों को, उनके तस्वीरें आ रही हैं उनके। तो इनके अलावा संजीदा एलिमेंट्स मौजूद हैं तमाम पार्टियों में। ठीक है, उनको सामने लाके, उनको मिलके बैठ के एक फ्रेमवर्क तैयार करके फिर अब बातचीत होगी, और बातचीत 1 2 3 4 मरहल में होगी, और ये करनी चाहिए। इसकी जरूरत है हमें। इसकी ज़रूरत शायद आज से पहले कभी भी इतनी नहीं थी। और राना साहब, इसमें जैसे अभी बात हुई, सऊदी अरब माली ताउन के लिए आमादा तो हो गया, $2 बिलियन सऊदी अरब देगा, और UAE से भी हमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि दे आर रेडी। इसहाक डार साहब कम अज़ कम ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात, और IMF की आउटलुक भी आपने पढ़ी होगी। कितनी अभी मंजिल दूर है IMF से एड मिलने की, और सऊदी अरब के साथ मामलात? आपके पास तो खबर होगी, प्रोटोकॉल मिल रहा है शरीफ खानदान को वहाँ? मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से वो एक्सपेक्टेशंस थी शरीफ ख़ानदान की, वो एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे पूरी नहीं होंगी और ना हो रही हैं। सो वो इट्स अ सिग्नल, इट्स अ बिग टाइम सिग्नल। अभी तक तो एज ऑफ नाउ, अभी तक की तो सिचुएशन ये है। कल क्या होता है वी डोंट नो, लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि कोई ऐसा कोई इसके पॉजिटिव साइंस नहीं नज़र आ रहे। नाउ द सिचुएशन जहाँ पे IMF का मसला है, IMF के मसले में देखें, IMF जो है आपको सिर्फ ये कह रहा है कि IMF इज सेइंग दैट यू शुड मैनेज योर थिंग्स प्रॉपरली, मैनेजमेंट कर लें। और मैनेजमेंट इसलिए करने के लिए कह रहा है कि वो आप, क्योंकि उनका भी स्टेक पे, IMF का भी स्टेक पे बहुत कुछ लगा हुआ है। तो अगर IMF का भी स्टेक पे बहुत कुछ लगे, नहीं कि उनका पैसा स्टेक पे लगा हुआ है ना, तो अगर उनको पैसा वापस मिलेगा या उनको उसकी उम्मीद होगी, तो वो हो सकता है एक पूरा साइकिल चलना शुरू हो जाए। जब तक उनको उम्मीद नहीं होगी, उस वक्त तक वो पैसा कैसे आपको दे दें, वो नहीं, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वहां पे तो पीपल आउट देयर दे नो कि वो पैसा किन लोगों का है, कौन सी स्टेट्स का है, कौन से बड़ी बड़ी जो खैर वो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर उनको पता होगा कि उनके पैसे वापस मिल सकते हैं, तो वो एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगा और आपकी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होगा। सिर्फ सख्त फैसले करने या जो अवाम है उनको जरा मतलब शिकंजे में ले आना या उनको निचोड़ देना इज नॉट इनफ। उसके उनके अगर आप IMF के जो उन्होंने आपको एक आउटलाइन दी है, उसकी अगर नीटी ग्रिटीज में अगर आप जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लॉजिकल हैं। IMF इज मेकिंग ए लॉट ऑफ लॉजिक। ऑब्वियसली उसको जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। साहूकार तो जाहिर है अपनी वापसी का इंतजाम पहले करेगा और आपसे चाहेगा आप उसे गारंटीज भी दें। इसके लिए आपको सुधारना है निटी ग्रिटी में जाके कि आपके सिस्टम के जो फ्लॉज हैं वंस फॉर ऑल तय हो जाए, सेटल हो जाए। इट्स ऑल फॉर टुडे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।